अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके चांसेस हैं वो शॉर्ट के लिए हैं, तो आपने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं मास और वेट में है क्या। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसके अंदर जो मैटर है उसकी जो क्वांटिटी होगी, जितनी मिकदार में वो चीज़ मौजूद होगी, वो उसका क्या कहलाएगा? मास। तो कोई भी बॉडी हुई, उसकी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, हमारे पास जो बॉडी है उसकी जितनी भी क्वांटिटी होगी, मिकदार होगी, वो एक्चुअली क्या चीज़ होगी? मास होगा। इसके बरस अगर वेट को देखा जाए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब किसी भी बॉडी पर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसका वेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक और डिफरेंस है, जो सिंबल है मास को हम शो करते होते हैं एम से, जबकि जो वेट है इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं डब्ल्यू। इसी तरीके से अगर यूनिट की बात की जाए, यूनिट इसका काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इनके यूनिट लिखते वक्त वो भूल जाते हैं कि वेट का यूनिट किलोग्राम था या मास का, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। जब हमारे पास मास है, हमेशा इसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। इसके बरक्स अगर वेट को देखा जाए तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। अब इसका जो यूनिट है न्यूटन क्यों होता है? हमारे पास एक फार्मूला होता है, F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो जो वजन होता है वो वेट जो होता है फोर्स के इक्वल होता है, इस वजह से फोर्स और वेट दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, जो वेट है कि वो एक्चुअली है एक फोर्स होती है, तो फोर्स की वजह से इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैथमेटिकल फार्मूले की बात की जाए, हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू एम ए। वहां से अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास मास का फार्मूला रहेगा F ओवर ए। इसी तरीके से हमारे पास एक और फार्मूला है, W इज इक्वल टू एम जी, जो कि वेट का फार्मूला है। अगर यहाँ से हम मास कैलकुलेट करना चाहें तो मास हमारे पास इक्वल आएगा W ओवर जी। W हमारे पास वेट है और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहाँ पर इस केस में फोर्स और गिवन है और नीचे हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर जो वेट है उसका फार्मूला क्या होगा? mg। अगर बात की जाए जी की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है और इसे 10 कंसीडर किया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि जो जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी आपने माइंड में रखना है। न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए इसकी वैल्यू आपने खुद ही पुट करनी होगी, गिवन नहीं होती। और उसके अलावा यहाँ पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास 2 kg है, बताएं कि इसका वेट क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा है, आपने इसी फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती है कि आपको मास गिवन है 2 और जो जी है उसकी वैल्यू आपने खुद ही याद रखनी होगी कि वो 10 होती है। इस तरीके से यहाँ पे अगर हम इसका वेट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन। तो अगर एमसीक्यूज में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने इजीली फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज विथ प्लेस। अगर मास की बात की जाए, मास जो है क्वांटिटी जो बॉडी की होती है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, अगर आप किसी बुलंदी की तरफ गए हैं या आप किसी भी जगह मूव करते हैं तो जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाए। क्वांटिटी कभी भी किसी चीज़ की चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई बॉडी है, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल 2 kg हमारे पास शुगर है, ठीक है। अब 2 किलोग्राम जो शुगर होगी बॉडी की, चाहे आप किसी भी जगह जाते हैं, चाहे आप पहाड़ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, या ज़मीन पर खड़े हुए हैं, आप जो भी अपनी हाइट चेंज कर रहे हैं या जगह चेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, जगह के चेंज होने से इसकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा जो मास हमारे पास है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है और जो इसकी वैल्यू है वो प्लेस के लिहाज से चेंज नहीं होती। इसके बरक्स अगर वेट की बात की जाए, इट्स वैल्यू चेंज विद प्लेस। इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लेस के लिहाज से चेंज होती रहती है। जितना आप ज़मीन के नज़दीक होंगे, क्योंकि हमने बात की है ये एक्चुअली है क्या? ग्रेविटी है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब जो ज़मीन की कशिश की फोर्स है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, आप जितना ज़मीन के नज़दीक होंगे उतना फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट हो रही होगी। आप जितना ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होना शुरू हो जाएगी? वीक होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने बात की थी,
क्वांटिटी ऑफ मैटर तो हमारे पास फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जी की वैल्यू के लिहाज, जो जी की वैल्यू है हाइट के लिहाज से चेंज हो सकती है। यहाँ आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में जाकर इसका रिलेशन भी पढ़ेंगे। जो हमारे पास जी की वैल्यू होती है वो हाइट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। जितना आप हाइट पर ज्यादा जाएंगे जो ग्रेविटी की फोर्स होगी उतना कम होना शुरू हो जाएगी। जमीन के नजदीक होंगे तो वहां पर हाइट कम होगी, लेकिन ग्रेविटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जमीन की जो कशिश की फोर्स होगी वो उस टाइम ज्यादा से ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बुलंदी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, हाइट में इंक्रीज आएगा, और इसके बाद जो हाइट में तो इंक्रीज आ गया, ग्रेविटी की फोर्स अब क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इस वजह से जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। अब जो यहाँ पर देखा जाए, जो जी की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है बार बार, तो जी की वैल्यू के चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास वेट होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें जो जी है, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो m से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वेट आएगा उसका आंसर भी चेंज आएगा। हमारे पास डिफरेंट आंसर्स हमारे पास आ रहे होंगे। इस वजह से जो वेट है वो जी के लिहाज से, या हम बात कर लें हाइट के लिहाज से, जो उसकी वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास मास है या वेट है, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनको मेजर भी किया जा सकता है। अब इनको मेजर करने के लिए हम किस तरह के इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। हमारे पास जो मास होता है इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। फिजिकल बैलेंस क्या होता है, हमारे पास देखा जाए तो फिजिकल बैलेंस में दो इस तरह की शेप्स अगर आप देखें, एक साइड पे हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को और दूसरी तरफ हम रखते हैं स्टैंडर्ड मासेस। ठीक है, हमारे पास जो भी मास है, फॉर एग्जांपल 1 kg है, 2 kg है। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के मेथड से हम उस चीज को मेजर करते हैं। जैसे आप अक्सर शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर से जब आप कहते हैं कि हमें इतने किलोग्राम ये चीज चाहिए, तो वहां पर वो क्या कर रहे होते हैं, एक तरफ स्टैंडर्ड मासेस रख रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होता है, उसको रख के कंपैरिजन के मेथड के जरिए से उसका मास कैलकुलेट करते हैं। तो सेम जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस है वही इसी तरीके से ही वर्क करता है। एक तरफ हम स्टैंडर्ड मासेस रखते हैं और दूसरी तरफ जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कंपैरिजन मेथड के जरिए से मेजर कर लेते हैं। इसके बाद से अगर वेट की बात की जाए, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो हमारे पास वेट होता है इसे हम स्प्रिंग बैलेंस के जरिए से मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, एक तरफ इसके स्प्रिंग लगा होता है और साथ ही एक पॉइंटर लगा होता है, और इस तरफ हमारे पास एक स्केल होता है। स्केल के ऊपर डिवीजन होती है वेट की। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो भी आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है, जब इसे आप यहाँ पर रखेंगे तो जो स्प्रिंग होगा, अगर वेट आपका हैवी होगा तो वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी पॉइंटर की उसी लिहाज से वेरी करती रहेगी। और यहाँ पर आप स्केल की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से जो हमारा वेट होगा हम उसको मेजर कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, वो हम डिस्कस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं अब हम। ये भी जो टॉपिक है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में। बाकी लॉन्ग में भी ये आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसमें हमें ये बताया हुआ है कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन जरूर होता है, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों का सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर एक्शन बताया हुआ है, एक्शन क्या है और रिएक्शन क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से इक्वल होते हैं, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। सबसे पहले अगर बात की जाए एक्शन की, मैं लेट्स सपोज कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर बॉडी ए ने फोर्स लगाई बॉडी बी पर, तो ये जो फर्स्ट बॉडी फोर्स लगाती है किसी दूसरी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर, इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी, जो बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाई है, इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, एक्शन क्या। और इसके बरस अगर हम देखें, अपोजिट बट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन ऑब्जेक्ट ए। अब अगर जो बॉडी बी है वो उतनी ही मिकदार में, उतनी ही अमाउंट में या उतने ही मैग्नीट्यूड की फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में दोबारा बॉडी ए पर लगाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, उस एक्शन का क्या बोलेंगे, इसे रिएक्शन। अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं कि जो एक्शन है वो बॉडी ए लगाती है बॉडी बी पर, जबकि जो रिएक्शन की फोर्स होती है वो बॉडी बी ने एक्सर्ट की बॉडी ए पर। यहाँ पर एमसीक्यू अक्सर आता है कि जो एक्शन और रिएक्शन है, क्या ये दोनों सेम बॉडीज पर एक्ट कर सकते हैं।
क्या एक्शन और रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट बॉडीज का होना लाजमी है? तो इसका आंसर यही है कि जो हमारे पास एक्शन और रिएक्शन है ये दोनों अलग बॉडीज पर लग रहे होते हैं, सेपरेट बॉडीज पर लग रहे होते हैं, लिहाजा एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक ही सिंगल बॉडी पर एक्सर्ट नहीं कर सकता। एक्शन और रिएक्शन के लिए दो डिफरेंट बॉडीज का होना लाजमी है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स कि एक्शन और रिएक्शन जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये कहाँ पर वैलिड है। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है बुक लाइंग ऑन अ टेबल। जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर कोई भी हमने बुक रखी हुई है। अब अगर देखा जाए जब हम बुक रखते हैं तो बुक क्या करती है, इस टेबल पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई ना कोई मास या वजन होगा तो इसकी वजह से वो इस पर फोर्स लगाएगी। अगर हम देखें बुक ने एक्शन की फोर्स लगाई टेबल पर, और टेबल फिर क्या करती है, इसी बुक के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाती है। और यहाँ पर जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं हमने बात की है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। तो जब हमारे पास दो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस एक्ट करेंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो बुक हमारी है यहाँ पर स्टेबल ही रहेगी, मतलब वहाँ पर स्टैटिक फॉर्म में ही मौजूद रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं रॉकेट की एग्जांपल। जैसे अब रॉकेट की बात की जाए, जो रॉकेट होता है इसके इंजन के अंदर नीचे गैसेस होती हैं। जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें होता क्या है, अब इसकी डायरेक्शन अगर मैं कहता हूँ, जैसे अगर हमने इसे सबसे पहले तो अगर देखा जाए, जो इसे हम इसका जो इंजन होता है स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इस इग्निशन के अंदर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक्शन का प्रोसेस था। अब एक्शन क्या होगा, जो गैसेस इसके अंदर मौजूद हैं वो बर्न होती हैं, तो इसके नतीजे में जो इनकी डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन अगर रॉकेट की बात की जाए ये अपवर्ड मूव कर रहा होता है, तो इसका ये जो होगा रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से देखा जाए एक्शन और जो रिएक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, हमारे पास एक बैलून है जिसके अंदर एयर फील्ड है। अगर हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है, जो बैलून होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं या बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो उसके अंदर एयर होती है वो आगे से निकलना शुरू कर देती है। मतलब जो इनकी डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। अगर बैलून पीछे की तरफ जा रहा है तो हवा उसकी जो निकल रही होगी वो आगे की तरफ से निकल रही होगी। इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन जो होती है यहाँ पर भी हो रही होती है। और एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अमाउंट इनकी क्या होती है, सेम होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और मास और वेट में डिफरेंस देखा है। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको अगर नोट्स चाहिए हैं या किसी भी किस्म का इशू है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।